first edition of the Nahar Jito Bookathon presented in association with the Raisoni Foundation. In this session, we are going to explore the book Masala Chai. Reading books is a kind of enjoyment and a good habit. We bring you different kind of books. You can carry this book wherever you want. It is easy to carry and can be an ideal gift to yourself and to your loved ones. A speaker for this session, Divya Prakash Dubey, is a Hindi bestseller author, songwriter, and has a couple of short films too, credited to his name. His three books, a couple of collection of stories in Hindi, Terms and Conditions Apply, and Masala Chai are a short novel, Musafir Cafe, have changed the very fabric of the modern Hindi writing. He is the first Hindi author of this fusion style of writing, thereby making the popular fiction genre for Hindi Indian literature appealing to a wide audience. His other groundbreaking efforts include the widely read Sunday Wali Chitti and Story Bazi, both being revolutionary and new ways of storytelling to the masses. Our moderator for this session is Naveen Chaudhary. He is an author and satirist. His political thriller, Janta Stove, is soon going to be adapted as web series. He works as Associate Marketing Director at Oxford University Press and leads social science discipline marketing globally. Now, I would like to hand over the session to our moderator. तो वेलकम देव प्रकाश। आज जो सेशन होने वाला है मैं काफी देख रहा, इस सेशन के लिए काफी होता एक्साइटेड था, तो कहता ना लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सेशन। तो ये था इसके लिए। तो अपन जो बात इस पे शुरू करेंगे, एक तो बहुत अपन लोग, चूंकि अपन दोनों ही ऐसे हैं कि इसको बहुत फॉर्मल टाइप का क्वेश्चन तो मैं कर नहीं, बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली क्या हो गया है ना कि इतनी ज्यादा जब कसीदे कर दिए जाते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि कौन बोलने वाला है ये कौन है जानता ही नहीं। तो अब इतना ज्यादा, मतलब मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा तो 5-10 मिनट तो मैं भी बोल सकता हूँ कि नवीन कौन है और क्या क्या करते हैं और मनोबल तोड़ते हैं कैसे लोगों का। तो ठीक है, आज अपन ऐसा ही कुछ करेंगे। तो मुझे ना सबसे पहले आपसे ये पूछना है, किताबें बात की बात है, मैं अभी ये नहीं समझ पाता हूँ कि जितने लोग इंजीनियरिंग करते हैं ये उसके बाद एमबीए क्यों करते हैं, और एमबीए करने के बाद फिर वो किताब क्यों लिखते हैं। आप बताइए, आपने भी यही किया है, तो इसके पीछे कारण क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और काश कि मुझे इसका सही जवाब पता होता क्योंकि जैसे मेरा तो जैसे बीटेक के बाद में मैं अपना, जैसे मुझे अब सबका तो नहीं पता कि वो ट्रेंड क्या है और कैसे लोग करते हैं, लेकिन जैसे बीटेक के फाइनल ईयर की बात है, 2005 की बात है, और मैं गया था बनारस। उस समय पिताजी की पोस्टिंग हुई थी, ये बताने के लिए कि अब मैं इंजीनियरिंग छोड़ रहा हूँ, है ना। लेकिन वहां पे 80 घाट में 2-4 दिन जब बैठा तो ये हुआ, मैंने कहा यार 7 सेमेस्टर के पैसे दे दिए हैं, 2 साल कोचिंग कराने के इन्होंने पैसे दे दिए, अब 8वें सेमेस्टर में इंजीनियरिंग छोड़ना तो मतलब ज्यादती हो जाएगी, थोड़ा गलत हो जाएगा। और जहां इतना कर लिया है तो मैं तो यही मानता था कि बीटेक भी हमारे लिए बीए बीएससी टाइप ही था, जैसे होता है ग्रेजुएशन, फॉर्म भरने के काम आएगा, इससे ज्यादा क्या उसकी औकात है, क्योंकि नौकरी तो हमारे से मिलती नहीं थी। तो वो मैं कंफ्यूज बालक था अपने कॉलेज में, जिसने ये एक चीज बहुत अच्छी हुई थी कॉलेज में कि फिगर आउट कर लिया था कि लिखने में कुछ तो मजा आता है, क्योंकि प्ले किए हमने, कुछ ज्ञान चतुर्वेदी की कहानियां उड़ाई मैंने, और उनको बिना बताए, कभी जैसे आज मेरे से कोई परमिशन मांगता है मेरे थिएटर क्या कुछ करने के लिए, तो मुझे लगता है परमिशन क्यों मांग रहे हैं, या तो बिना बताए कर लो, पता ही ना चले, अगर मांगोगे तो दूंगा नहीं ऐसा है। तो उस समय किया, लेकिन एक एक वो थ्रेड हो गई कि यार कुछ लिखने में गुंजाइश है, लेकिन ये नहीं लगता था कि कोई करियर हो सकता है इसका। फिर उसके बाद निकले तो मैं सेक्टर 16 नोएडा में खूब घूमा, बहुत सारे मैंने वॉक इन दिए जो उस समय प्राइवेट कॉलेज के लड़के करते थे, और कुछ जगह नकल वकल मार के मैं इधर से भी देख लेता था, इधर से भी देख लेता था, मेरे रिटर्न मेरे क्लियर हो जाते थे, है ना, दोनों तरफ। लेकिन इंटरव्यू में जब वो पूछते थे ना कि 5 ईयर्स डाउन द लाइन आपका क्या प्लान है, 10 ईयर्स डाउन द लाइन क्या प्लान है, वो मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसका क्या जवाब देना है। और मैं हमेशा, मतलब आप सोचो, जो 4 साल इंजीनियरिंग की आदमी, जिसने उस इंजीनियरिंग के लिए 2 साल कोचिंग की, मतलब 6 साल के बाद एक आदमी मार्केट में उतर रहा है और उसको डर है कि उसका इंटरव्यू टेक्निकल ना हो जाए मतलब इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। तो फिर मुझे लगा कि अब जो प्रोबेबल ऑप्शन है वो 2 ही चीजें इस देश में, एक तो या तो यूपीएससी की तैयारी करी जाए, या फिर कुछ छोटा मोटा मतलब एमबीए टाइप का कुछ कर लिया जाए। यूपीएससी की तैयारी एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में शुरू भी की थी, एक बार मैं और एक मेरा दोस्त हम करते थे, लेकिन जब तक निकले ना तब तक हमें अपनी औकात समझ में आ गई थी कि ये बहुत ही डेडिकेशन वाला काम है और वो तो हमारा है नहीं। तो फिर लगा कि सबसे जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन और कम मेहनत में वही सफेदी, लगा कि ये तो एमबीए दे सकती है।
तो फिर हमें लगा कि एमबीए में भी मैंने 2 साल कोचिंग की। ये बहुत एक स्थिति ऐसी आई थी, और मैं अभी भी जब मेरे को बहुत सारे लोग पूछते भी हैं तो मैं बड़ा रिलेट करता हूँ उस बात से। जब आप इंजीनियरिंग करके घर पे बैठे होते हो ना 2 साल, वो भी ऑलमोस्ट 2 साल, और आपने 12th के पहले भी 2 साल बैठे हो, तो आप 4 साल की छुट्टी ले लिया अपने जीवन में पहले ही जो हम्म। कभी कॉर्पोरेट में तो मिलेगी नहीं। और वो बड़ा खराब लगता है, हालांकि कोई बोलता कुछ नहीं था, लेकिन एमबीए मैं पहुंच गया फिर। लेकिन लिखने का ना वो एक जो 2 साल में जब करके आए इंजीनियरिंग, तो एक छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में और इधर उधर कुछ कुछ काम मिलने लगा मेरे को। तो लेकिन फिर भी ये नहीं था कि ये कोई करियर है ना। फिर कॉलेज पहुंचे और फिर वहां पे कुछ दोस्त मिले जिन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाना शुरू किया। वहां से फिर धीरे धीरे, और मेरा तो जो जैसे लग रहा है ना कि बीटेक एमबीए और उसके बाद अच्छा कॉर्पोरेट में नौकरी की 2 जगह, और उसके बाद अब राइटर फुल टाइम। लेकिन ये क्या ना, रिज्यूम में इतना पास पास दिख रहा है, इसके बीच में 12-13 साल है 15 साल है, मतलब वो जो है। बिल्कुल। तो ऐसा कोई बहुत ही स्लो ट्रांजिशन हुआ, ऐसा कोई बहुत जल्दी नहीं हुआ मेरा। मतलब मैंने तो 10 साल ऑलमोस्ट नौकरी की, 10-11 साल जिसको बोलते हैं। और आखिरी जो नौकरी भी की वो भी बहुत लिखने पढ़ने से रिलेटेड ही थी। मतलब हम्म। मैं कहानियां सुनता था एक चैनल के लिए, तो वो सब बहुत ऐसा ही काम था। तो इतना ऐसा मतलब ऐसा कोई जल्दी नहीं हुआ और झटके में नहीं हुआ। और हमें तो, मैं अभी भी बड़ा सरप्राइज होता हूँ उन लोगों को लेके जो बेचारे 21 साल में बिल्कुल उनको श्योर होता है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए। मैं क्या बड़ा करना है। हाँ, मतलब ये तो हमें आज तक कभी भी नहीं मालूम कि कितने दिन फुल टाइम राइटर रहूंगा। अब नहीं, मुझे ये कंफ्यूजन आज भी है कि मुझे क्या करना है। मैं हाँ, अभी करना क्लियर क्या नहीं है, हूँ कि मैं करूंगा क्या। मैंने दस करना साल क्या पहले फोटोग्राफी शुरू की थी, मुझे लगा कि बस यही है मेरा काम, और है। मैंने कुछ प्रोफेशनल काम लेना शुरू किया। फिर मैं अब उससे बोर हो गया। फिर लिखते हुए मुझे लगा हम्म, कि ना, एक किताब लिखी है, थोड़ा अब इसी को करूंगा। मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल के बाद मेरा वो भी खत्म हो जाएगा। ये बड़े सही अच्छे है। लोग हैं जिनको 21 साल की उम्र में पता है। अब ये 21 साल हाँ की नहीं। उम्र के लोगों से मुझे एक चीज ध्यान आती है, जब वो लोग लिखते देखते हैं, स्पेशली जब आप आए हैं, सत्यव्यास है, मैं आया, हम्म, निरत्पल है, और हम्म, ये तो हम लोगों की एक हम्म, ब्रीड आई है जिसने कि नए युवाओं की भाषा में लिखना शुरू किया, और हम लोग जो है कहीं ना हम्म, कहीं उस चीज को लिख रहे हैं। ये जो आपने बीच में बात कही हम्म, है, सुनने में मजेदार लगते हुए, कह रहे यार समझ नहीं आता क्या करना है, लेकिन एक्चुअली जीवन के हम्म, संघर्ष हैं, ये हमारी लर्निंग हम्म, है, और ये हम्म, सबके साथ है। हम्म, तो हम ये हम्म, कहानियों को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, उन कहानियों को हम बताते हैं, और हमारा जो युवा पाठक वर्ग है ये हमसे जुड़ता है। तो ये सवाल मेरे हम्म, पास बहुत बार आया है, और ये आपके पास तो और भी ज्यादा आया होगा कि आपके पास अब ज्यादा वो किताबें हैं, ज्यादा फॉलोअर बेस बना हुआ है, तो वो पाठक ज्यादा आपसे जुड़ते हैं। और हम्म, सबसे बड़ा हम्म, सवाल, पहला सवाल ये आता है कि सर मेरे पास एक कहानी है, मुझे ये नहीं पता मैं लिखूं कैसे। अब इस सवाल का जवाब एक्चुअली मुझे देना बड़ा मुश्किल लगता है कि हाँ देखो, जैसे नहीं मैंने नहीं। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे लिखा तो मुझे बहुतों ने आगे कहा कि मैं भी कॉलेज में देखा है, मैंने पॉलिटिक्स में कैसे लिखूं। आपको किसी ने हम्म, शॉर्ट स्टोरीज के लिए कहा होगा, या किसी ने नॉवल के लिए ऐसे हम्म, कहा होगा कि हम्म, हाँ मैं भी एक हम्म, ऐसी कहानी जानता हूँ, मैं क्या करूँ हम्म, उसको। हम्म, तो ऐसे हम्म, यूथ जो है हमारे ऑडियंस में भी है, इनके लिए आप क्या कहेंगे। हम्म। नहीं नहीं, ये ना एक्चुअली मैं ना इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, क्योंकि हम्म। देखो अब एक ऐसी पूरी नई ब्रीड आ रही है जो कम से कम ये सोचती है कि यार मैं नीलोत्पल, सत्यव्यास, नवीन, आशीष, निखिल, मतलब अब दसियों लोग हैं कि अरे ऐसा होके भी एक आइडेंटिटी बनाई जा सकती हम्म। है। जैसे मोहल्ले में जैसे एक होता था ना कि अरे ये भैया तो आईआईटी कानपुर के हो गए, लेकिन हाँ। अब ऐसा भी एक ब्रीड तैयार हो गई है जो कहते हैं नहीं यार ये तो है ना, हम ये हो सकते हैं। जैसे ना ये 10 साल पहले एक नया जो बोलते हैं ना हीरो नहीं था ये एक तरीके से, हम्म। ये बहुत अच्छी। अब उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, ये वही वाली बात है जैसे जब कोचिंग में, जब कानपुर और लखनऊ में जब आईआईटी की कोचिंग होती है, तो जब एडमिशन कराने जा रहे होते हैं तो जो एडमिशन ले रहा होता है ना काउंटर पे, उसको पता होता है कि इसमें से 95% लोगों का नहीं होगा। लेकिन उनको ये थोड़ी ना बोलता है कि हम्म। बेटा कोई बात नहीं, वो तो फीस लेता है अपना आगे बढ़ता है। लेकिन कमाल की बात है कि उन 5% का तो होता है या 2% का तो होता है, वो तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर, आईआईटी नहीं कहीं और, नहीं तो कहीं और सही, कहीं और सही। तो मुझे लगता है ना कि ये जो एस्पिरेशनल वैल्यू आई ना हिंदी में, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इनफैक्ट मैं तो कितने कॉलेजेस में भी गया हूँ, मेरे को बहुत लोगों ने बाद में भी ये बोला कि सर हमने कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम हिंदी में किताब लिखें, हमने तो जब किताब लिखने का सोचा तो हमने सोचा था हम अंग्रेजी में ही लिखेंगे। तो ये एक नया रास्ता मिला। लेकिन हम्म। जो ये सवाल है, इस पे आते हैं, जो डायरेक्ट पॉइंटेड सवाल था कि कहानी तो है सर, हम शुरू कहाँ से करें। वो सवाल ना ये बताता है कि आपने ना जैसे कि किताबें कम पढ़ी हैं, आपने 2-4 लोगों को पेपर में देख लिया, उनका फेसबुक पे ये देख लिया, अरे नवीन सर को तो 300 लाइक आ जाते हैं उनकी पोस्ट पे, है ना। अभी वो तो नवीन सर लिखते हैं तो 600 लाइक आ जाते हैं। तो आप उससे इंस्पायर होते हो कि अरे यार मेरा ना समाज में जो है, और मैं ये कैसे कर लूं। और वो करने के लिए आपको तुरंत पहला सवाल आता है, ये तो किताब लिख के हो हम्म। सकता हो। और किताब लिखना आपने कभी नहीं सोचा जिंदगी में, ना आपने किताब के बारे में अगर सोचा होता तो आप ये सवाल पूछते नहीं। लेकिन फिर भी उसको आते हैं कि मान लेते हैं कि चलो आप इग्नोरेंट रहे, और ये और किताब कैसे लिखे। तो इस सवाल का जवाब ना इसलिए कोई डायरेक्टली नहीं दिया जा सकता कि जिस दिन आप 25, 50, 100 किताबें पढ़ लोगे,
तो आप ये किताब नहीं खरीद के पढ़ोगे कि यार नॉवेल कैसे लिखते हैं, है ना। तो वो शायद एक्सपोजर की कमी की वजह से ऐसा होता है। और जो लोग पूछते हैं तो मैं उनको बस एक ही चीज बोलता हूँ, मतलब हमेशा मैंने तो एक लिस्ट बना ली है स्टैंडर्ड, एक हिंदी किताबों की 10-12 राइटर्स की। मैं कहता हूँ इनकी सारी किताबें पढ़ लो, और उसमें से जिनको मैं बोलता हूँ उसमें से 99% लोग को कभी नहीं पढ़ते, मुझे मालूम है वो कभी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो मैं उस बात से बच जाता हूँ कि इसका फिर फाइनली क्या होना है और क्या नहीं होना है। और जो उसमें से 1% लोग पढ़ लेते हैं वो शायद दिव्य प्रकाश के पास जाते हैं, नवीन के पास जाते हैं, नीलोत्पल, वो अदरवाइज भी पहुंचते हैं, उसमें हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। तो ये ऐसे में बच जाता हूँ इस बात से। और ये तरीका लंबा है, मतलब राइटर होना। जैसे तुमने भी जो कहानी लिखी, आपने वो कहानी जी होगी आज से 17 साल 18 साल पहले, और भी पहले शायद 98 के समय की जी कहानी है वो जो पूरा है। और अब आप लिख रहे हो तो आपने वो 20 साल कहानी को जिया ना, अपने अंदर पकाया ना वो चीज, और तब ये चीज हुई। तो ये समझना चाहिए 20 साल में आपके पास 20 साल का अनुभव तो हो ऐसा कुछ अनुभव। करने के लिए। ये बड़ा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आई थिंक इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी चीज को यहाँ पे अब बात करें कि अब आपको आज दिख रहा है कि दिव्य प्रकाश दुबे की 5 किताबें आ गई हैं, सारी बिक जाती हैं, लेकिन अगर आप पहले सवाल के जवाब में देखें, जब वो बता रहे हैं कि वो जो जर्नी फटाफट दिखती कि ये क्या ये क्या ये क्या, वो 15 साल की जर्नी है। 15 साल लगते हैं वहां पहुंचने में। अगर मैं एक किताब लिखता हूं तो वो कहानी मेरे दिल में 20 साल बैठी है, लेकिन मेरा अपना लिखने का प्रैक्टिस भी जो है वो 10 साल का है। पहले किताब आने से पहले 8-10 साल मैंने ब्लॉगिंग करके, किसी छोटे छोटे न्यूज वेबसाइट पे लिख के, ये सब करते हुए हम लोगों ने डेवलप किया है, लोगों को पढ़ा है। मेरी अलमारी में भी करीब 300 के आसपास किताब हैं, जिसमें मैंने शायद सारी नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन ये जो पढ़ना है ये बड़ा मायने रखता है। तो जो भी लोग लिखना चाहते हैं पढ़ें जरूर। अब लिखने के साथ ही एक जो दूसरा सवाल, क्योंकि वो जो आपने 300 लाइक वाली बात कही थी, ये भी एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग यूथ के अंदर है कि ये हमें चाहिए। तो हम सब चाहते हैं, जो भी लिखता है वो चाहता होगा कि वो बेस्ट सेलर बने। जब आपकी किताब आती है, बेस्ट सेलर बनती है, अभी तो खैर ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन आपकी किताब, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, पहली किताब 2014 में आई थी या 13? 13 में, 2013 में आई थी। 13 तो जनवरी तो 2013। उस समय में वो पहले प्यार की तरह याद रहता है। हाँ बस बस हाँ तो हाँ। आपके दिमाग में कभी था कि ये जो है किताब मेरी बेस्ट सेलर बनेगी, या उस टाइम ये थॉट था कि यार मुझे कहानियां हैं, मुझे वो कहानियां बतानी है? नहीं, हाँ मतलब ये जैसे ना, ये बड़ा इस मायने में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे सवाल जब पहली किताब आई ना, तो मेरे को ना पहली किताब का जब रिएक्शन आना शुरू हुआ, उसके 6 महीने बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैं राइटर हो गया, है ना। हम्म क्योंकि मैं तो, और मैं सच बताऊं तो वो कहानियां लिख भी नहीं रहा था, मैं वो किस्से लिख रहा था उसमें। वो मेरे अंदर इतना उस समय का फ्रस्ट्रेशन था, क्योंकि एमबीए से निकले, नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ना। मतलब आप, मतलब आपको एकदम से ना, जिसके लिए आपने, जिस एमबीए के लिए, जिस बड़े कॉलेज के लिए इतना पहुंचे आप जहाँ पे, और वहां से एक आप हाई प्रोफाइल नौकरी भी कर रहे हो, हम्म वहां पे एक पॉइंट के बाद आपको एक मोमेंट आता है कि यार यार इसी के लिए सब कुछ था क्या, इतनी मेहनत इसके लिए थी, है ना। तो मेरा, जब मैंने किताब लिखी ना, तो मेरे अंदर वो दौर चल रहा था मेरा, कि यार ये इसलिए, उस फ्रस्ट्रेशन में जो मुझे किस्से पता थे, जो चीजें थी, और जिन लोगों ने भी, मतलब मैंने जब कहानियां, इसीलिए जो शर्तें लागू लिखी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसमें अगर देखोगे एक कॉमन थ्रेड है कि सारे वो लोग हीरो हैं उस कहानी के, जो सोसाइटी की नजर में सब नॉन हीरो हैं, जो बिल्कुल हम्म फेलियर है। चाहे वो जुम्मन मियाँ है, चाहे वो किट्टी भैया है, चाहे वो पुत्तन बाबू है, सारे के सारे फेलियर है ना। मैं उनसे बड़ा रिलेट कर, मैंने कहा यार हम लोग, हमारी कहानी कौन लिखेगा, हम तो फेलियर ही रह गए ना यार जीवन में। तो वो जो चीज थी, फिर मैं सवाल ही, फिर कोई होता है, बताते बताते मैं खो जाता हूँ उसमें कि लेकिन ये जैसे ना रियलाइजेशन की राइटर हो गए ना, ये बहुत बाद में सिंक इन हुआ इनफैक्ट। हम्म क्योंकि जब मैं पहली किताब ही लिख चुका था, तो मेरे पास कम से कम 40 किस्से और थे, जो मैं नोट्स बनाता रहता हूँ इनके, और मैं वो लिखते रह सकता था। फिर खैर, मतलब लेकिन उसके बाद से आपको ना धीरे धीरे ये होता है कि अरे यार, ये लोगों, आप जो, आपके पास कोई जो बात है बताने की, वो लोग भी उससे टच हो रहे हैं, कुछ बात उनको छू हम्म रही है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, कि आप किसी के मन की बात लिख दो और वो आके बोले अरे सर हम ये तो कहना चाहते थे, हम कह नहीं पाए, और आपने ऐसे कहा जैसे मैं कहता। हम्म। यही सबसे बड़ा अवार्ड है ना उस पूरे उसका। तो वही लगा, मैं शायद सवाल से तो डेविएट ही हो गया, अब जितना नहीं मुझे नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। तो लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे अब 5 किताब बाद, और उस घटना के 7 साल 8 साल बाद में, जो पहली किताब थी वो मेरी सबसे कम बिकी ओवर अ पीरियड ऑफ हम्म टाइम, अब मैं देखता हूँ तो। लेकिन मैं देखता हूँ जो बहुत सारे लोग, जो नए लोग आते हैं, वो सारा एफर्ट डालते हैं पहली किताब पे, वो छप के आ जाए, और वो 99% वो किताब पहली नहीं चलती, मतलब 95% 90% हम्म किताबें नहीं चलती, तो आप दूसरी नहीं लिखते हो। आप असली में ना रेस वहां पे नहीं हारते पहली किताब पे, आप रेस दूसरी किताब पे हार जाते हो।
जब दूसरी नहीं लिखते, तीसरी नहीं लिखते, चौथी नहीं लिखते, क्योंकि किताब लिखना ना बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने तो किताब का मजा ले लिया ना लिख के, अब वो चल गई तो बोनस है। हम्म। मतलब वो ऐसा ये मान के ही लिखना चाहिए कि भाई ये तो, आप कहीं नैनीताल घूमने गए, आप नैनीताल पहुंचने का भी तो एक मजा है ना, वो तो ले लो ना। नैनीताल में तो आएगा ही, वो सब बोनस है पहुंचने के बाद, वहां तो पहाड़ है ही, वो तो सुंदर दिखेगा ही जो भी है। तो वो चीज थोड़ा समझना चाहिए। जो नए लोग मैं देखता हूँ कि थोड़ा शायद ये समझने में समय लगता है, समझते तो है, समय लगता है घूम फिर के। ये एक्चुअली हाँ, ये बहुत ट्रिकी है, ये मेरे लिए भी था, हम्म क्योंकि जो किताब का दूसरा हम्म आने में लगभग 3 साल का गैप आ जाएगा। कई हम्म कई सारे थॉट्स हैं, और यहाँ पे मैं आपकी बुक्स को अगर मैं देखूं, तो पहली हम्म किताब से दूसरी किताब का जो सफर है, अगर किताब नहीं चली तो आप वो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। चल गई, हम्म, मेरे साथ ये होता है, पहली अगर चल गई तो मैं इसलिए टेंशन चल में आ गई। गया हूँ कि यार हम्म अभी दूसरी हम्म लिखूंगा तो वो नहीं चली तो बेइज्जती हो जाएगी। तो ये भी हम्म एक राइटर को बड़ा थॉट आता है। हम्म दूसरा जो पॉइंट है कि एक तो ये, खैर ये थॉट प्रोसेस है, ये पता नहीं आपको आया कि नहीं, आप उसके बारे में बताइएगा। लेकिन साथ हम्म ही साथ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो दूसरी बुक है, कई लोगों को हम्म मैंने देखा जॉनर पूरा चेंज कर देते हैं, कई बार वो हम्म सिमिलर तरीके से हम्म करते हैं। जैसे मैं पॉलिटिक्स पे लिखा था, मैं एग्री पॉलिटिक्स पे कर रहा हूँ। आपकी पहली शॉर्ट स्टोरी थी, आपने दूसरा भी शॉर्ट स्टोरी किया, फिर आप नॉवल की तरफ बढ़े। तो ये पहली हम्म किताब से दूसरी किताब का सफर है, जहां पे कि अधिकतर लोग घबराते हैं, चाहे वो फेल हुए हों चाहे हम्म सक्सेसफुल हुए हों। हम्म वहां पे हम्म आपका पॉइंट क्या रहा, जिसने कि फिर आपको धीरे धीरे एक से दूसरी की तरफ जाने की के लिए मोटिवेट किया है? और हम्म के साथ ये जो जॉनर को पकड़ना, ये जॉनर को कैसे पकड़ने हम्म का डिसाइड करते हैं कि हम्म कैरी ऑन करना है या हम्म कुछ नया करना है? जॉनर का ना एक्चुअली, जैसे जो पहली से दूसरी का जर्नी कोई अलग नहीं रही, क्योंकि पहली में हम्म। भी किस्से कहानियां थे, दूसरी में बस एक चीज अच्छी हुई कि मैंने ना बड़ी कहानियां पकड़ी थोड़ी। जैसे मुझे लगा कि यार मैं एक आदमी की कहानी बता रहा हूँ, जो मैं बिल्कुल मैथ्स की तरह बताता हूँ एक बार, है ना। हम्म। तो मुझे लगा कि मैं एक दो लोगों की कहानियां सुना रहा हूँ। जैसे जो दूसरी किताब में एक कहानी है फलाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो करीब करीब ऑलमोस्ट 25-30% में वो पूरी किताब की है, मसाला चाय की, जिसको हम्म। जो सबसे ज्यादा अप्रिशिएट हुई। और बाद में मुझे मलाल भी हुआ कि मैंने एक नॉवल खराब कर दिया, मतलब एक नॉवल हो सकता था वो, हम्म। जो मैंने इस डर में नहीं लिखा कि यार मैं भी नॉवल के लिए रेडी नहीं हूँ। तो वहां से वो जर्नी नहीं हुई। लेकिन जब उसके बाद मुसाफिर कैफे की जर्नी हुई, वो अपने आप में इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप जैसे ना 100 मीटर भाग रहे हो, 100 मीटर भाग रहे हो, फिर एकदम से लगता है कि नहीं अब तो मतलब मैराथन भागेंगे हम। अब मतलब अब वो जो है, तो वो बड़ा लंबा गैप भी रहा उसके बाद, मसाला चाय के बाद से, मतलब बहुत समय लग गया मेरे को लिखने में। और मुसाफिर कैफे भी नॉवल की तरह शुरू नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में जो थॉट था मैं बताता हूँ, कि मैंने सोचा था कि एक लड़का और लड़की जिस भी जगह पे इस दुनिया में बात कर सकते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर की सीट हो, एरोप्लेन की सीट हो, ट्रेन की सीट हो, बस हो, बेडरूम हो, वॉशरूम हो, कहीं पे भी जहां पे भी आदमी बात कर सकता है, मैं वो सारे वो लिखूंगा, डायलॉग लिखूंगा। और ऐसे लिखूंगा कि आदमी एक अलग अलग सिरे में पकड़ता है, और पूरी किताब केवल डायलॉग में होगी। वो हम्म। है। वो जब लिखने लगा, 30-40 सीन ऐसे मैंने लिख लिया, तब एक कहानी उसमें से इमर्ज होने लगी। और जब कहानी इमर्ज हो गई, तब फिर लगा कि अरे यार ये तो मतलब कुछ बन रहा है इसमें। और फिर वो अलग जर्नी है कि फिर सेकंड पार्ट उसका कैसे गया, और कैसे हम्म। किया, और कैसे लिखा। लेकिन जॉनर मैंने ये सोच के नहीं लिखा था कि मेरे को रोमांटिक या इस तरीके, क्योंकि ना मेरे लिए ना रोमांस या, मैं जैसे ना, मैं पर्सनली बताऊं, मेरे को कॉलेज वाला लिखने में थोड़ा डर लगता है। क्योंकि ना कॉलेज पे इतनी सारी चीजें होती रहती है ना। और मुझे ये भी पता है, चूंकि अब मैं कॉलेज जाता हूँ, कि जो मेरा कॉलेज था और जो आज का कॉलेज है, वो सब कुछ सेम होते हुए भी पूरी तरीके से बदल चुका हम्म। है ना। एक जो इनसिक्योरिटी थी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं लिखूंगा तो कोई जो मेरा रीडर है वो सोचेगा अरे यार ये क्या बना रहे, बाबा जी हो गए हैं। मतलब ये है ना। तो वो डर भी लगता है मेरे को। तो इसलिए ना मैं हमेशा, इनफैक्ट इब्ने बतूती में वही जर्नी आगे की हुई। जैसे कि जो थॉट था ना कि एक समाज में कोई चीज आगे की भी लेके जाओ आप, वो जो उसको उठाओ, उस तरीके का करो। तो वो था, तो उस तरीके से ही पकड़ा। मतलब जॉनर तो देख के नहीं लिखा मैंने। मतलब जैसे वो बड़ा ट्रिकी इसलिए भी हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग, अगर अभी पता चला स्त्री आई या कोई ऐसी हम्म। फिल्म आई, जैसे रोमांटिक कॉमेडी कोई चल गई, तो आप एकदम से, होता है ना, जैसे बॉम्बे में प्रोड्यूसर्स मांगते हैं कहानियां कि अरे सर ये रोमांटिक कॉमेडी दे दो। जब तक वो बनेगी, लिखी जाएगी, हीरो आएगा, हीरोइन आएगा, तब तक कोई नया जॉनर आ चुका होगा। तो वो जॉनर पकड़ना नहीं चाहिए। आइडियली जो आपको लगती है बात, वही पकड़नी चाहिए। तो अगर जी। अपन इसमें एक पॉइंट और है कि अगर एक जैसा जॉनर आपने पकड़ा या एक जैसी चीज करी, तो उसमें हम्म, रिपीटेटिव होने का रिस्क कितना लगता है? मुझे रिस्क बहुत हम्म, जगह पे, बहुत सारे राइटर्स का लगा बहुत। कि वो सिमिलर तरीके से जब लिखते हैं। और मैं हम्म, बड़ी ऑनेस्टली बताऊं कि ये कि मेरे को टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ज्यादा पसंद है मसाला चाय के मुकाबले। मुझे टर्म्स एंड मुझे भी। कंडीशन अप्लाई जो है, हमेशा ऐसा लगता है कि वो, मतलब जो एक होता है ना कि राइटर का जो रॉनेस है, वो मुझे मसाला चाय रॉनेस में है, लगा कि राइटर जो है वो पॉलिश हो मसाला गया चाय है। की तरह पका है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे वो हम्म रॉनेस मुझे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई में थी। तो मैं अभी भी, अगर हम्म मेरी हम्म
पसंदीदा किताब आपकी पांचों में से कहूँ, इब्न बतूती मैंने नहीं पढ़ी है, बाकी चारों पढ़ चुका हूँ। तो उनमें से अगर मैं कहूँ तो मेरी पसंदीदा आज भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। वो एक रिपीटेटिव होने का कई बार मुझे लगता है कि वो रिस्क रहेगा, मुझे खुद ये डर लगता है जब मैं पॉलिटिक्स लिखूं तो कई बार रिपीटेटिव ना हो जाए। तो इस अगर अगर कोई नहीं, लेकिन जॉनर को एक चीज फॉलो बस मैं इसमें करता ऐड है। कर हाँ। हाँ, बस मैं एक चीज ऐड कर दूं। जैसे ना मैं ये देखता हूँ कि जैसे ना मैंने फिर उसके बाद से ऑलमोस्ट 25-30 कहानियां ऑडियो मीडियम के लिए भी लिखी और लगभग रोमांटिक लिखी। मतलब वो ज्यादा बिल्कुल वैसी है जैसे आदमी कोई दोस्त को किस्से सुनाता है ना वो। मैंने एक चीज रियलाइज की कि आपको ये डर तो होता है कि रिपीटेटिव हो जाएगा, लेकिन ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपके अंदर शब्द है ना वो आप ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल दो, डाल दो बाहर, है ना। क्योंकि ना हाँ। आप ये ओवरऑल ना ये जो राइटिंग करियर भी है ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे कॉर्पोरेट करियर जैसे, कि अगर 30 साल आपने नौकरी की तो कुछ साल आप कम मेहनत करोगे, रेटिंग अच्छी आ जाएगी। कुछ साल आप ज्यादा मेहनत करोगे, रेटिंग खराब आएगी। उस हाँ। 30 साल की रोड में कुछ साल अच्छे रहेंगे, कुछ खराब रहेंगे। तो आप जितना ज्यादा निकालोगे ना, आप नई चीजें ढूंढ पाओगे। आप ना बचा के मत रखो उसको। आपको लगता है ना कि आप बिल्कुल महाकाव्य तैयार कर रहे हो, मतलब वो महाभारत ही हाँ। लिख दोगे। वो नहीं सोचना चाहिए। मैंने और जैसे ना जैसे जैसे मैंने ये दिल लोकल भी किया या उसके बाद पिया मिलन चौक किया था ऑडिबल के लिए, मैंने जब खूब कहानियां लिख दी ना तो मेरे पास फिर नई कहानियां तैयार हो गई। मतलब हाँ। वो आप, ये एक मेंटल ब्लॉक है कि आपके पास लिमिटेड कहानी है, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि आप वो अक्वायर करते भी रहते हो इस दुनिया से वो चीजें। हाँ, अब आते हैं उस पे, सवाल पे, जॉनर पे। हाँ। तो हाँ। जॉनर पे अगर कोई राइटर एक ही जॉनर को फॉलो करता है और या एक ही तरीके से शॉर्ट स्टोरी ही फॉर एग्जांपल कर रहा है या नॉवल, वहां पे रिपीटेटिव होने के लिए क्या आपको लगता है कोई कोई थॉट प्रोसेस के रिपीटेटिव ना हो? क्योंकि ये रिस्क हमेशा रहेगा। पॉलिटिक्स में बहुत सी चीजें, जब आप ध्यान अपन बात कर रहे थे तो मिर्जापुर में बहुत सारी चीजें जो मैच होती थी। तो पॉलिटिक्स में या इसी तरह से अगर आप प्रेम कहानी लिखते हैं या आप कुछ भी लिखते हैं, कहीं ना कहीं वो रिपीटेटिव होने का रिस्क रहता है। और जब आपने इतनी कहानियां लिखी हैं तो वो कौन सी तरकीब है कि कोई रिपीटेटिव होने से बच सके एक राइटर? नहीं, तो इसका एग्जैक्ट तो मुझे लगता है ना कि हर बार ना जो सबसे अच्छा उसका तरीका है ना कि उसको ना आप जो भी क्रिएट कर रहे हो ना, हम्म। असल बात क्या है ना, देखो दुनिया में चीजें बड़ी लिमिटेड है। जो भी चीजें कही जा सकती हैं वो कही जा चुकी है ना। ठीक हम बात। लोग जो है ना, उसमें अगर ये बोलना कि हम बड़े मौलिक हैं और ये है, तो ये बात ही बड़ी फ्रॉड है, मतलब एक हम्म। तरीके से। तो हम लोग को ना बस ये देखना चाहिए। जैसे मैं ना उसको ऐसे देखता हूँ हर चीज को, अब स्लो, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं ना अब देखता हूँ कि जो कहानी में जो बेस्ट मोमेंट होते हैं या जब मैं क्रिएट कर रहा होता हूँ, वो मोमेंट होते हैं जब मैं, जैसे क्रिकेट में जब आप वो रिपीट चलता है ना कि आउट हुआ था कि नहीं था, वो स्लो मोशन में देखते हो, आप स्लोमो में देखते हो। हम्म। तो आप जैसे ना, अब मैंने एक एक मेरे दिमाग में एक मोहल्ला है, उसको मैंने एक एंगल से देखा था कभी कि अच्छा, दिव्य प्रकाश जब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, एक लड़का, उसी मोहल्ले में एक कोई सामने भाभी रहती है जो टीचर है, और वो, अब मैं उसका ना एक एंगल बदल देता हूँ उसी मोहल्ले को देखने का, और जैसे ही मैं वो नजरिया वहां पे वो पॉइंट ऑफ व्यू बदलता हूँ ना, ये मोहल्ला नया हो जाता है ना। हम्म। तो मैं इस तरीके से उसको देखता हूँ कि आपके, क्योंकि आपके दिमाग, आपके पास ना वो है लिमिटेड चीजें। जैसे आप जहाँ पे बड़े हुए, जो आप कॉलेज गए, आप जाके लाख कोशिश करके भी अब दोबारा कॉलेज नहीं जा सकते। लेकिन आप याद करो कि उस अपने कॉलेज को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, एक दिन आप अपने रूममेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हो सकता है उसका खराब एक्सपीरियंस रहा हो एज अ रूममेट, हम्म। है ना। हो सकता है उसी कॉलेज को आप अपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दिन देख लो, तो वो अलग ही तरीके से देख रहा होगा कि अरे यार ये क्या करेंगे जीवन में, है ना। हो सकता है एक ऐसा दोस्त हो आपका जिसको आप देखते हो कि अरे इसकी तो ईयर बैक लग गई, ये तो साला जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, और बाद में पता चला कि उसने एक अपनी आईटी कंपनी खोल दी, है ना। तो वो सेम चीज के 5 पॉइंट ऑफ व्यू हो गए, 10 हो गए, और आप जैसे ही ना इसको देखने का एक ही तरीका, ये मुझे भी अभी भी समझ में आया, जो मुझे लगा कि आप जब भी चीज देखो ना, उसको स्लो मोशन में देखो। वो जैसे आप स्लो मोशन में देखोगे ना, तो और आप पीछे हट के देखोगे, जैसे हम लोग के यहाँ जो फिलोसफी है जिसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा हिंदुस्तान में जैसे फिलोसफी की जो हिंदी है वो दर्शन है। दर्शन का मतलब ही यही है ना कि आप इस जिंदगी को पीछे हट के देखो ना, दृष्टा हो जाओ उसके, वो कुछ चल रहा है ये, मतलब। और जैसे ही आप पीछे हट के देखते हो ना, तो आप अपने पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर देख लोगे, बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लोगे, बीवी के उससे देख लोगे, एक ही घर में तो तो फिर तो हमारे पास हजारों लोगों से हम मिले, हजारों कहानियां हैं। तो मुझे लगता है वो जैसे ही बदलोगे, बस वो देखो कि वो पॉइंट ऑफ व्यू रिपीट ना हो, और अगर रिपीट भी हो तो वो कैरेक्टर जो है वो उम्र के अलग पड़ाव पे हो। जैसे मैं जो 12th में ट्यूशन में जाते हुए जो लड़का था, वो कॉलेज में वो लड़का नहीं था। आज की डेट में वो लड़का वैसा नहीं है, तो वो चीज थोड़ा सा मुझे लगता है ये शायद फ्रेशनेस दे पाए।
ये उसको काफी और बाकी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे है, भी आई नहीं थिंक पता था इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ। नहीं, हाँ, वो तो ऐसी बातचीत में ना, ऐसे क्या, जब दो लोग वैसे बातें करते हैं महान लोग, तो ऐसी महान बातें निकल आती हैं। तो इस मोमेंट को जो है मैं कहूंगा ऑरेंज सिटी रेडफेस्ट को हाँ कैप्चर करके रख रहे इसको। हाँ, नहीं ये वायरल जी वायरल जी। मोमेंट हाँ। है। अच्छा, हाँ यहाँ जी। एक एक जो पॉइंट हम नॉवल की, आपके नॉवल पे मैं आता हूँ, मैं 2 पॉइंट क्वेश्चन मुझे आपके नॉवेल्स पे कर रहे हैं, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आऊंगा जिसके लिए आप हम दोनों गालियां खाते हैं और बाकी हमारे जनरल के सारे खाते हैं, हाँ, तो लेकिन जी उसमें हम बाद में आते हैं। पहले इस आपके मुसाफिर हम्म, कैफे की जो स्टोरी थी, उसमें सुधा, चंदर, पम्मी, ये 3 कैरेक्टर हैं, और ये तीनों कैरेक्टर गुनाहों के देवता में यही नाम है, जिसका आपने बहुत बार उसमें जिक्र किया कि आप जो है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। तो ये जो नामों को इस तरह से इस्तेमाल करना, ये जो है क्या एक मार्केटिंग टेक्निक थी कि अब हम जो है थोड़ा सा उसको यूज करें? और हम, मैं वापस उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जैसे हम गालियां खाते हैं, कि क्या वो एक मार्केटिंग टेक्निक थी कि हम इस नाम के जरिए एक इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं, या फिर वो जो है कैरेक्टर्स आपके इतने अंदर घुस चुके थे कि आपको लग रहा था कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता यार, इसको कहीं मेरी कहानी में आना चाहिए? नहीं नहीं, तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि पूछा आपने। इसमें देखो क्या है ना, मार्केटिंग ना, जब लिख रहा था, और मैं बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेट बताता हूँ। मुसाफिर कैफे जब खत्म हुई थी उस दिन 25 जनवरी थी 2017 की, है ना। और मैं 60% किताब लिख के, और डायलॉग 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 लिख के बैठा हुआ था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या होगा, और इन कैरेक्टर्स के नाम भी अलग थे उस समय तक। मैं 25 जनवरी को मंडे था, उस दिन छुट्टी थी, सोमवार था, मैंने छुट्टी ली। 26 जनवरी को छुट्टी होती है, और 2 दिन वीकेंड के। मैं जब फ्राइडे लौटा ना ऑफिस से, तो मैंने एक डेडलाइन बांधी थी कि अब मैं उठूंगा नहीं जब तक ये किताब खत्म नहीं हो जाएगी। जब मैं फ्राइडे शाम आया, मेरे को पता नहीं कहाँ से फितूर आया, और मैं नॉर्मली, जैसे हर किसी का राइटिंग का मेथड अलग होता है, तो मैं नॉर्मली जब लिखने बैठता हूँ तो मैं 10-15 मिनट ना कोई रैंडम किताब उठा के पढ़ता हूँ, कोई भी रैंडम किताब। उस समय जो मैं किताब पढ़ रहा था वो थी दोजखनामा, रविशंकर बल की। इसमें गालिब और मंटो के डायलॉग है। उस समय 70-80 पेज पढ़ चुका था। पता नहीं कहाँ से मेरे को लगा कि यार ठीक है, अब ये किताब, कहानी तो वैसे भी नहीं बढ़ रही, मतलब आप 15 मिनट के लिए बैठे, आप 1 घंटे तक किताब पढ़ रहे हो, लेकिन आपको डर लग रहा है कि यार ये फिर कहानी नहीं होगी मेरे से। और मैं बैठा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूंगा। मैं आया तो मैंने ऐसी वर्ड फाइल में Ctrl+F करके उसका नाम, मुझे अब एग्जैक्ट नाम भी नहीं आता कि उससे पहले उस कैरेक्टर का नाम क्या था, शायद पुरानी फाइल में मिल जाएगा मेरे को। मैंने ऐसी मजाक में सुधा चंदर कर दिया उसको। पम्मी तो किया ही नहीं, पम्मी बाद में आई उसके बाद। सुधा चंदर कर दिया, और उसके बाद से ऐसे लगा जैसे सर पे कोई भूत बैठ गया मेरे। और मैं अगले 2.5 दिन, वो जैसे होता है ना कि आप पता नहीं कोई भी नशा कर लो, आप 2.5 दिन तक वो हाइबरनेशन रहता है कि नहीं रहता है, मुझे नहीं मालूम उस तरीके का। लेकिन वो 2.5 दिन मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ। मतलब वो जैसे मैजिकल एक्सपीरियंस होता है ना, कि किसने लिखवा दिया, क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता। 25 की शाम को जब मैं नॉवेल 6 बजे खत्म किया, मैं इतना ज्यादा हाई था कि मैं, अब मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने एक ड्राफ्ट नॉवेल खत्म कर लिया। तो मैं पहले, तो मैंने 2.5 दिन किसी को, जैसे उस समय अकेले थे, वाइफ थी नहीं, और मैंने अपनी बाइक को मना कर दिया नहीं आना है, खुद ही मैगी वैगी बना के। और मैं जैसे थोड़ी देर जैसे बैठे रहते ना कि अरे मतलब वर्ल्ड कप जीत गए अब, मतलब हम तो राजा हो गए, ऐसा करके अलग ही जोन था। फिर मुझे लगा ना, मैंने बाद में उसका नाम चेंज किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये शायद, मतलब अब ये पता नहीं, ये बहुत वैसी फिलोसफिकल बात है कि शायद ये कहीं ना कहीं कोई जादू है। और वो क्यों हुआ, क्योंकि वो कैरेक्टर का नाम आया, तो मुझे ये एज ए ट्रिब्यूट देना चाहिए। और मैं एक और किस्सा बताता हूँ कि गुनाहों का देवता से रिलेटेड जो भी चीजें हुई अटेम्प्ट, एक सीरियल बना, सीरियल फ्लॉप था। एक फिल्म बनने की कोशिश हुई, वो फिल्म डब्बे में चली गई। उसके बाद जब भी उसका अडेप्टेशन किया, कुछ भी ऐसी कोशिश हुई, सब फ्लॉप था। ये बात मुझे पता थी उसको डालने से पहले। तो मैंने एक ये सब जान के, और क्योंकि ये सबसे बड़ा रिस्क था ना, आपका पहला लाइफ का नॉवेल है, आप तुरंत जज हो जाओगे। तीसरी किताब है, अब आप बबुआ नहीं रहे उसमें कि ये लोग बोलेंगे अरे यार ये क्या, मतलब नॉवल में फेल हो गया है ना, ऐसा। जो उसके बाद जो कमाल की बात है, एक मेरे दोस्त है विशाल गौरव, दरभंगा पब्लिक स्कूल चलाते हैं। मैंने बड़ा कंफ्यूज था कि सर ये नाम रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए, ये करके। तो और या फिर मैं उनसे मिलूं, पुष्पा भारती जी से, वही बॉम्बे में ही रहती हैं वो। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, उन्होंने बहुत ही कमाल की बात बोली, और मैं हमेशा, मैं चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर के साथ भी ऐसा हो। तो उन्होंने बोला कि यार देखो ऐसा है ना, ये जो लोग होते हैं ना, ये मार्केटिंग वाले, IAS PCS, ये वो बिजनेसमैन, ये क्या करते हैं, जब प्रॉपर्टी बनाते हैं, पैसा बनाते हैं, तो अपने बेटों को दे देते हैं कि चलो तुम्हारा बेटे का हुआ, बेटी का हो गया, है ना। आदमी 2 कमरे का घर बनाता है, बेटा या बेटी इनहेरिट कर देता है। कहते हैं देखो, राइटर इकलौता आदमी होता है इस दुनिया में
जब वो कैरेक्टर पैदा करता है ना तो वो पूरी दुनिया के होते हैं, ये वो तुम्हारे नाम दुनिया के नाम वसीयत लिख के जाता है बाद में, इन कैरेक्टर को यूज करो, बाकी जो होगा तो देखना हमें। तो मुझे बहुत बड़ी बात लगी, मुझे लगा यार ये तो बहुत ये इससे बड़ी क्या बात होगी कि आप किसी ने आपके नाम वसीयत, उसको भी नहीं पता कि आपके नाम उसने वसीयत लिखी थी। और मैंने वैसे भी कैरेक्टरिस्टिक तो लिया नहीं था, केवल नाम लिया था, क्योंकि सुधा तो वैसी थी ही नहीं ना, सुधा तो उसकी 180 डिग्री हाँ अलग ही है। और अब अगर सुधा को पढ़ो तो आपको नफरत भी हो जाए कि अरे ये सुधा ऐसे क्यों कर रही है, अब ये ऐसे क्यों कर रही है। अब जब इस एज में आप पढ़ते हो शायद वो उसका अभी भी वो एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। तो ये कहानी थी उस पूरे ट्रिब्यूट की। और फिर बाद में मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अमेरिका में तो आज भी शेरलॉक होम्स की किताबें रिलीज होती हैं, फैन फिक्शन लोग लिखते हैं, बट वो है कि वो कैरेक्टर भी लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी लेते हैं। मैंने केवल नाम ले लिए कि भाई नाम लिए आपके थे। बच्चे का नाम बड़ा अच्छा है, लाइए हमने अपने बच्चे का नाम तो ये था। और जो अभी आखिरी किताब के ऊपर आखिरी सवाल है, इब्ने बतूती, हम्म, जो कि मैं हम्म, पढ़ी नहीं, मैं इसके बारे में भी मैं तब अपने बारे में बिजी था, हम्म, खत्म हुई तो फ्री नहीं टाइम नहीं में नहीं, है। मैं समझ सकता हूँ। इब्ने हाँ हाँ। बतूती जो है ये काफी अब तक जो लिखा गया उससे अलग है, जितना मैंने उसका ब्लॉग पढ़ा है, आपके पढ़े हाँ, कुछ लोगों का पढ़ा, हाँ, ये हम्म, बड़ा यूनिक सा आइडिया था कि जो है हम्म, मम्मी हम्म, के बारे में हम सोचते हम्म, हैं और मम्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, फिर आप कहानी को पीछे ही ले गए। तो अभी जो हम थोड़ी देर पहले मंडल बात कर का। रहे थे कि कॉलेज के लोग जो है, कॉलेज के बच्चे, हमारे टाइम का कॉलेज चेंज था, आज का कॉलेज कुछ और है, तो अगर हम हम्म, पीछे वापस जाते हैं तो ये वापस हम बैकवर्ड ही जा रहे हैं। तो ये थॉट प्रोसेस ये इसकी नहीं लगा कि ये रिस्की हो जाएगा कि हम पुरानी कहानी बता रहे हैं। नहीं 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 हम्म, नहीं, उसमें ना एक्चुअली उसकी कहानी की थ्रेड ना बैकग्राउंड में थी ही नहीं। हम्म, कहानी ये एक्चुअली ये कहानी ना एक माँ और बेटे की ही कहानी थी। और इसके पीछे की एक और कहानी मैं बताता हूँ। इब्ने बतूती पहले इब्ने बतूती नहीं थी, मतलब इब्ने बतूती की किताब का नाम हाँ वही हाँ। होता, लेकिन ये कहानी ना जो मैंने शुरू की थी, एक बाप और बेटी की कहानी शुरू की थी, कि जिसमें बाप रिटायर हो रहा है और बेटी को लगता है कि यार अब वो जा रही है तो बाप के लिए कुछ, मतलब वो अकेले कैसे रहेंगे, तो उनकी कोई दोस्त बन जाए या उनका कोई रिश्ता करवा दें या कोई ऐसा चीज हो। और उस जर्नी पे वो जा रहे हैं। और उसमें कमाल की बात है, मैंने जब रिसर्च किया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बाप को सेट किया था। और उस समय हवा चलती थी कि गोरख पांडे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आते हैं, 1981 82 83 की बात है। और मैंने वो रिसर्च की, मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने गोरख पांडे के साथ वो उनकी जो थाली चलती थी वो सब करते थे। और ये फिक्शनलाइज किया कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा, उसके कमरे में गोरख पांडे आके रुकते थे। वो 40 50 पेज मेरे लिख गए थे। फिर एक दिन पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में ये चीज आई कि यार हमारे जो बाप दादा है ना, नाना है, परनाना है, इन लोगों ने तो वैसे भी 2 2 3 3 शादियां की हैं, इनकी शादी कराना कौन सी बड़ी बात है ना। हम्म, तो मैंने वो 40 के 40 पन्ने स्क्रैप कर दिए। उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये कहानी होगी तो ये माँ की शादी क्यों, क्योंकि माँ की कहानी अभी भी नया है। अभी भी ये लखनऊ में, बलिया में, भोपाल में इतनी भी आसान चीज नहीं है। दिल्ली बॉम्बे में तो फिर भी शायद होता हो ऐसा, और अब मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मुझे लगा कि एक बेटा, और वो भी बेटी से तो माँ ज्यादा खुली हुई होती है, बेटे से कुछ चीजें पर्सनल होती है ना, माँ बाप बात नहीं करते। तो मैंने ना जैसे कई बार ये कहानी लिखते हुए मैंने वो सोचा कि मतलब एक थोड़ा विशफुल थिंकिंग है, लेकिन वो जो एक मजाज साहब का शेर है कि जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है। तो अब मुझे लगा कि एक ऐसा कोई विजन देख सकते हैं क्या कि जो शायद कहीं कल को सच हो। हम्म, तो थोड़ा बाबा वाले जोन में जा रहा हूं मैं वैसे तो, लेकिन मैंने सोचा यही था कि ऐसी कोई बात हो। तो कॉलेज की जब कहानी पे गया, जब यहाँ पे, अब क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर नहीं सकते, वो टाइम के हिसाब से सेट नहीं हो रहा था, फिर पीछे गया तो फिर मुझे मंडल कमीशन के उस दौर की वो पूरी की पूरी वो रिसर्च मिल गई। वो 4 5 घंटे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो मैं लोगों से मिला और जो किया, उसमें रोशन अब्बास साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब मेरे पास इतना मटेरियल था कि अब मैं मंडल कमीशन पे एक अलग किताब लिख सकता हूँ। वाह। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं था, अब वो मेरा मुद्दा वो नहीं था कि मुझे लगा कि नहीं, वो कहानी केवल छूती है उसको, वहां ना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो अब जो यूथ पढ़ रहा है ना, और जो मेरे को फोन आ रही है, पहली किताब ऐसी है, मैंने इतनी जो 4 5 किताब की पहली किताब ऐसी कि मेरे को 10 10 पन्ने के लिखे हुए लेटर आ रहे हैं, हाथ से लिखे हुए। और कितनी लड़कियां, कितने लड़कों ने, कितने लोगों के पेरेंट्स से मैं बात कर चुका हूँ, उन्होंने बताया कि सर उन्होंने, हमारे मम्मी पापा ने हमें वो बातें बताई जो उन्होंने कभी नहीं बताई थी। और ये मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा होगा पढ़ के। तो वो दैट इज कहानी पीछे जो जाने का सवाल है ना, वो कहानी पीछे की थी ही नहीं, कहानी वो थी हम्म, आज की, पीछे बस उसका एक 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 क्या बोलते हैं ना, गार्निशिंग थी धागा। उसकी। वो हाँ, मतलब ऊपर से वो धनिया डाल दिया था उन्होंने पीछे का। अच्छा। हालांकि वो धनिया भी बड़ा था क्योंकि वहां पे मंडल कमीशन था, हाँ, लेकिन वो सब था, लेकिन वो उसको थ्रेड नहीं पकड़ा मैंने। इनफैक्ट ये पहली किताब शायद ऐसी होगी जिसका सीक्वल भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे ओपन एंडेड है चीजें ऐसा। तो इसके सीक्वल का तो इंतजार रहेगा। और विशाल और जिन इससे मैं ये सर। पूछ लूं कि किताब हाँ कब आ रही है, तुम्हारी किताब कब आ रही है, मैं सारे सवाल मेरे से, मतलब तुम राहुल जी आज चले गए तो। हाँ, मेरी हाँ किताब के लिए अभी करीब मेरी तरफ से काम खत्म हो गया है, तब वो पब्लिशिंग हाउस के पास काम है मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने का।
समय वो तो लोग मैं ये लेंगे चाहता हूँ उसको। कि इस पे आप ये भी बताओ सबको कि जब आपके जैसा इस्टेब्लिश राइटर जो पब्लिशिंग वर्ल्ड से भी आता है, किसी भी पब्लिशर के माथे पे बंदूक रख के आप बोल सकते हो कि छापो, ठीक है? तो बावजूद उसके कि कितना समय लगता है, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले, क्योंकि बहुत सारे नए लोगों को ये डाउट रहता है कि हमने आज भेजी थी सर, अभी तक 2 दिन हो गए, जवाब नहीं आया। तो वो जरा आप उस पर मुझे लगता है बताओगे तो सबको अच्छा रहेगा। ये जी। बड़ा हाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो हम्म, किताब छपने का प्रोसेस पूरा है, सबसे पहले तो आप हम्म, समझिए कि पब्लिशिंग हाउस के पास छापने की कैपेसिटी है, एक लिमिटेशन है कि एक साल में कितनी किताबें वो कर सकते हैं। हम्म, तो 100 से 200 किताबें एक पब्लिशिंग हाउस सामान्य तौर पे करता है। और उसके हम्म, पास वो 200 किताबें नहीं होती, उसके पास जो है साल भर में 500-700 मैन्युस्क्रिप्ट आती हैं, जिसको कि एक एडिटर पढ़ता है, फिर डिसाइड करता है छपेगी नहीं छपेगी, रिजेक्ट होगा। तो ये सिर्फ वो टाइम जो लगने वाला टाइम है, ये तो एक टाइम हो गया कि वो डिसाइड करे कि आपको कब जवाब देगा। तो सामान्य तौर पे 5-6 महीने तो जवाब देने में ही लग जाते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम राइटर है। पहले छप चुके हैं तो फिर ठीक है, फिर आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है या उन्हीं से छपे हैं, वो आपके साथ बात कर रहे हैं, अदरवाइज ये समय आपको लगेगा। हम्म, मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो गई, आने के बाद जो प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस के अंदर एडिटिंग प्रोसेस एक अपने आप में बड़ा प्रोसेस है, जो 3 से 4 महीने का कहीं ना कहीं प्रोसेस वो लग जाता है एडिटिंग करने के साथ, क्योंकि और किताबें भी आ रही है, सिर्फ आपकी किताब नहीं आ रही है। साथ ही साथ प्रोडक्शन 1 महीने का टाइम आप, हालांकि ये सब काम फास्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको सिचुएशन बता रहा हूँ जहाँ एक प्रोडक्शन हाउस 1 महीने में 20 किताबें निकालता है, तो वो इस तरीके से काम करता है। आपको प्रोडक्शन 1 महीने का टाइम लेगा, मार्केट में जाना जो है, ये मार्केट में जाने का समय भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, दुकानों पे जाते जाते, जिस दिन रिलीज डेट आती है उस दिन से 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं सब जगह जाते हुए। करेक्ट, करेक्ट, फिर करेक्ट। जिस दिन आपको हाँ कर दी, उसके बाद अगर 6 महीने में आपकी किताब आ गई, तो आप मानिए कि फास्ट है। उस हाँ। अदरवाइज 9 से 10 महीने ये किताब कहीं नहीं गई। इतना समय वो तो भी जब बड़े आराम सेलेक्ट से हो लग तब। जाता, सेलेक्ट होने हम्म, के बाद इतना समय लग जाता है। हम्म, मैं अलग हम्म, से बात करता हूँ उसकी पिछली किताब की, जब पहली किताब आई थी तो उसकी किताब को करीब 1.5 साल लगा था आने में, तो हम्म, जमा करने के बाद। तो वो ये एक टाइम है डिफरेंट, आप ऑथर्स के साथ बात करेंगे, अलग अलग तरह का वो है। हम्म, अच्छा, अब ये सवाल हो गया, अब आखिरी सवाल ये मुझे, विशाल से पहले कि भगा दे हम दोनों को, ये आखिरी सवाल मुझे इसलिए पूछना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, न सिर्फ हमारे लिए, नए राइटर्स के लिए, और पुराने भी जो एस्टेब्लिश्ड हैं, ये है मार्केटिंग। अभी तक हमने देखा कि मार्केटिंग को लेके जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसको माना जाता है कि ये होनी ही नहीं चाहिए किताबों की, और हम लोगों ने तो बड़ी बेशर्मी से की है, दबा के बताया कि भैया ये मेरी किताब है। तो कई लोगों को एक तो मार्केटिंग और सेल्स का फर्क नहीं पता, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उसको अछूत मानने के पीछे कारण है कि वो ये नहीं समझते कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स नहीं कर रहे। तो मार्केटिंग सेल्स का फर्क नहीं है। लेकिन नए राइटर्स में भी कहीं ना कहीं ये डाउट हमेशा रहता है, जब वो पुराने राइटर्स को सुनते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है मार्केटिंग वाला, और फिर वो हम लोगों को देखते हैं तो उनको लगता है उनको मार्केट भी करना चाहिए, वो दुविधा में है। तो वो उस शादी दुविधा के से लड्डू जैसी हो गई है किताबें मार्केट। तो आप उस दुविधा से उसको कैसे निकालेंगे, आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? नहीं, मैं बस इसको ना एक चीज ऐसे देखता हूँ कि ये आपने जैसे आप बता रहे, देखो हम लोगों ने सारी बात की कि किताब एक तो लिखने का समय 1-1.5 साल सबको लग रहा है, उसके बाद हम्म, उसकी प्रोसेस होने में 9-10 महीने चले जा रहे हैं, 9 महीनों। जिस चीज पे आपने जिंदगी के 1.5-2 साल दे दिए, 3 साल में तो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, है ना? जब जिस चीज के आपने 1.5 साल मिनिमम दे दिए, जिस चीज पे मार्केटिंग क्या है, मतलब उसको बिल्कुल बेसिक टर्म में, लेमैन टर्म में समझे कि ये चीज है, ये आ गई है यहाँ पे, ये कोलगेट का पेस्ट अब यहाँ 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 मिलता है ना? अब ये चीज मार्केट में है। अब अगली बार जब आप किताब ले रहे हो तो भाई ये किताब भी आप ले सकते हो, ये चीज मतलब बिल्कुल सिंपल टर्म में ये बात है। अब उसको करने के तरीके अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई आप कोई मुनादी पिटवा दे, कोई हो सकता है कि अपने फेसबुक पे, हमारे लिए तो असल में फेसबुक ही सारा का सारा मार्केट प्लेस है, या सोशल मीडिया ही मार्केट प्लेस है। अब हम वहां पे भी अगर ना करें तो सड़क पे तो लेके पर्चे बांटेंगे नहीं, करेंगे क्या, है ना? तो वो चीज को ऐसे देखना, भाई हम अपना कर रहे हैं, हम तो दूसरे में जाके कुछ 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 वो नहीं कर रहे हैं। और जिस चीज पे जीवन के 1.5 साल दे दिए हैं, और जो करने से 10 लोगों तक वो बात पहुंच सकती है, जैसे अल्टीमेटली अगर मैं अपनी किताब आए और मैं किसी को नहीं बताऊं, नहीं नहीं मैंने तो अपने लिए लिखी थी, है ना, वो है, तो मैं उस लड़के या लड़की का वो चांस भी तो मिस कर रहा हूँ ना, जिनके जिसकी माता जी ने इब्ने बतूती पढ़ने के बाद में उसको इतनी इमोशनल चीजें बताई, वो भी तो एक मैं मौका मिस कर रहा हूँ ना इस दुनिया बिल्कुल। से। या जैसे अगर आपकी किताब पढ़ के कोई ऐसा है, वो अपने पता चला कि किसी के पिताजी पॉलिटिक्स में रहे हो और उन्होंने छोड़ दिया हो, तो कम से कम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है। आप शायद घर में वो बोलो कि अच्छा आपके समय में होता था, अच्छा आप दिग्विजय सिंह के साथ में थे, अच्छा आप इनके साथ में थे, ये क्या था वो क्या था, दुनिया आप लोगों ने ये क्यों नहीं किया? आप वो सवाल पूछने के लिए इक्विप्ड होते हो ना। जैसे मैं तो कई बार पहले जब बचपन में मुझे लगता था कि यार हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते अपने घर वालों से, ये क्यों नहीं होती? तो आप वो मौका भी तो छीन रहे हो ना। जैसे आप
हर एक वो चीज जो कोई भी, जैसे हम गोली नहीं चला रहे, हम कोई नशे का सामान नहीं बेच रहे, हम हर चीज, हर अश्लील चीज इस सब दीवारों पे बिक रही है, लिख के चौड़े कर करके। मतलब जितना मैं देखता हूँ कि ऑनलाइन बच्चों को कोडिंग सिखाने का से ज्यादा अश्लील चीज कोई नहीं हो सकती, वो इतनी जोर शोर से इस देश में बिक रही है, वो बुरा नहीं लग रहा। लेकिन एक किताब में जिसमें 99% कोई बुरी बात नहीं होगी, है ना, कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं होगी कोई आदमी बंदूक उठाए और जाके किसी को गोली मार दे, रंगदे बसंती नहीं होगा कुछ उसमें, है ना। तो ऐसी चीज को रोकने का क्या मतलब है, कोई लॉजिक ही नहीं है ना, मतलब उसको। तो और मुझे लगता है कि ये हम लोग ना, ये लड़ाई अब ऐसी है, जैसे मैं इसको ना इस पूरी लड़ाई को ऐसे देखता हूँ, जैसे श्रीलंका जब 96 में वर्ल्ड कप खेलने आई थी, है ना, तो इस श्रीलंका के किसी भी प्लेयर का नाम किसी को नहीं पता था वर्ल्ड कप से पहले। इतने में किसी को वो स्ट्रैटेजी समझ में आती ना, वो लोग वर्ल्ड कप जीत चुके थे, वो हो गया था काम, है ना। तो मार्केटिंग नए राइटर्स का ना ऐसे ही है कि अब लोगों को लगता है कि अरे ये क्या, ये तो हम नहीं कर सकते, हम तो, आप ये देखो ना कि हम अगर किसी दिन रणतुंगा सोच लेता कि यार मैं जयसूर्या की तरह खेल लूंगा, तो नहीं खेल सकता था ना। तो जो पुराने लोग हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि अब ना समय के साथ तरीके बदल गए और लोग बहुत ओपन है। और मैं एक चीज बड़े बड़े डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ और कहता भी हूँ कि हम लोगों ने जो मेहनत की ना उसमें, जो नए सब लोगों ने, इसकी वजह से पुराने का मार्केट बहुत अच्छा हुआ, बढ़ा लोग है। ढूंढ ढूंढ के जा रहे हैं, क्योंकि हम उतना सप्लाई नहीं कर सकते जितनी अब डिमांड है, वैसे अगर देखो तो उसमें वो बढ़ा है, उसकी मदद मिली है। तो ठीक है, अब करते हैं, मतलब अगर हमें आउटकास्ट किया गया है तो क्या कर सकते हैं, तो सदियों से रघुकुल रीत सदा चली आई। तो उसमें ठीक मुझे बात लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे मैं देखता हूँ कि जितना जनता स्टोर का भी जिस तरीके से, मतलब इस लेवल पे कर दिया ना कि देखो, आप अवेयरनेस तो आ गई ना उसकी, मतलब बिल्कुल। 1 लाख लोग जानते होंगे ना 10 उसको के बारे में, उसका कोई रीडर आपको अपना फेयर शेयर मिल जाएगा। लेकिन अब आई और कोई चीज हुई नहीं, जंगल में मोर नाचा और किसी ने देखा ही नहीं, तो वो भी तो कोई बात नहीं है ना, या तो जंगल नहीं नहीं है या है, तो मोर नहीं वो नहीं। है। बिल्कुल। तो चूंकि हमारा समय समाप्त हो गया है और खत्म करने से पहले मैं दिव्य प्रकाश की तरफ से और मेरी तरफ से, दोनों की तरफ से आपको एक बात बताऊं कि हम जब मार्केटिंग की अभी बात कर रहे हैं, मार्केटिंग जो है ये बाद का प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस नहीं है। तो ये कई बार लोगों को धोखा होता है कि मार्केटिंग हम कर देंगे तो हमारी किताब बिकेगी। आपकी किताब मार्केटिंग से कभी नहीं बिकती मेरे दोस्त। आपकी किताब मार्केटिंग से लोगों को पता लग जाता है कि ये किताब भी है। हमने कितना ही शोर मचाया हो, लोगों ने हमारी किताब तब पढ़ी है जब 4 लोगों ने कहा कि हमें पढ़ के मजा आया। जब तक ये नहीं होता तब तक नहीं आता। तो इसलिए जब भी आप लिखें, आप खुल के लिखें, दिल से लिखें, और ये ध्यान रखें कि कंटेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंटेंट आपका अच्छा होगा, वो बिकेगा। आप मार्केटिंग से लोगों को बता सकते हैं मेरी किताब है, लेकिन वो बिकेगी तब जब उसको पढ़ने वाले लोग कहेंगे कि हाँ मुझे पढ़ के मजा आया। अगर मैं इब्ने बतूती को बिना पढ़े आपको ये बता सकता हूँ कि हाँ उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, तो 4 लोगों के बताने की वजह से वो मेरा वो इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो ये जो है कंटेंट के ऊपर आप फोकस करें और पढ़ें। देव प्रकाश की 5 किताबें हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, मसाला चाय, मुसाफिर कैफे, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बतूती, और पांचों के नाम एकदम एक साथ बताने के लिए मुझे फैन बैच मिलना चाहिए। और मेरी किताब है जनता स्टोर। नहीं, और मैं बता दूं कि नवीन की जो किताब है वो जनता स्टोर, जनता और स्टोर। मेरे को एक्चुअली नवीन के तो ब्लॉग बहुत पसंद थे। अब पता नहीं, अब उतना थैंक यू। आप एक्टिव नहीं हो उधर अब वैसा। नहीं कर रहा है, हाँ अच्छा, अब वो नहीं देख पा रहा हूँ मैं। हाँ, चलिए, तो ठीक ये है, जो पता है लगा हम हमारी दोनों लोगों पे। बिल्कुल। तो हमारे दोनों की मिला के 6 किताबें आपके पास है, आप ये 6 किताबें हाँ। पढ़ें और जल्दी 7वीं 8वीं किताब भी हम लोग लेके आ जाएंगे।